नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। मेरा नाम शिवाली है। मैं स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट की कोर टीम सदस्य होने के साथ साथ एक लाइफ कोच भी हूँ। आज की चर्चा स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट द्वारा संचालित मल्टीलिंगुअल भारत यानी बहुभाषीय भारत के चौथे संस्करण के अंतर्गत प्रस्तुत की जा रही है, जिसका उद्देश्य है सहयोग से निर्माण एक सकारात्मक समाज का। स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अन्य न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशंस तथा दिव्यांग व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं, उनके परिवारों के समर्थन में समुदाय यानी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का हमारा विषय सभी के लिए सुरक्षित सामाजिक स्थान बनाना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि समावेशन केवल परिवारों या विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ऐसे वातावरण को आकार देने में पूरे समुदाय, पूरे समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जहां हर व्यक्ति स्वयं को सम्मानित, समर्थित और स्वीकृत अनुभव करे। हम अपने ऑनलाइन रेडियो सहयोगी रेडियो उड़ान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिनके साथ हम मल्टीलिंगुअल भारत के चौथे संस्करण का गर्वपूर्वक उत्सव मना रहे हैं। यह साझेदारी हमें विविध क्षेत्रों और भाषाओं की आवाजों को सशक्त बनाने, समावेशन और जागरूकता से जुड़े संवादों को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाने में सक्षम बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा सप्ताह 14 फरवरी से 28 फरवरी 2026 एक पूरे पखवाड़े में के उपलक्ष्य में तथा विविधता, समानता, समावेशन और अपनेपन की भावना का सम्मान करते हुए हम भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में संवादों की एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। इन संवादों का उद्देश्य यह समझना है कि हमारे दैनिक दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक व्यवस्थाएं कैसे अधिक समावेशी और सहयोगी बन सकती हैं। भारत विविधता में एकता की भूमि है, अनेक संस्कृतियों, समुदायों और मातृभाषाओं का घर, जो एक साझा एकता की भावना से जुड़ा हुआ है। इसी भावना से प्रेरित होकर हम भारत की समृद्ध भाषाई विरासत और समुदायों को आकार देने वाली आवाजों का उत्सव मना रहे हैं। आज की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़ी हुई हैं, जिनका नाम है एडवोकेट संदिग्धा मिश्रा जी, जो आज के विषय में अपने विचार, अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। उनके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताती हूँ। एडवोकेट संदिग्धा जी एक डॉक्टरल शोधकर्ता, K-12 शिक्षा के क्षेत्र में विविध और नियामक सलाहकार हैं। वे बाल सुरक्षा, शिक्षा कानून और संस्थागत प्रशासन के क्षेत्रों में विशेषता रखती हैं। उनका कार्य नीति अनुपालन, बाल संरक्षण के संगम पर केंद्रित है, जहां वे विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को सुरक्षित, कानूनी रूप से सुदृढ़ ढांचा विकसित करने में सहयोग करती हैं। वे एक प्रमाणित पॉक्सो और पॉश प्रशिक्षक, बाल संरक्षण विशेषज्ञ और किशोर एवं संज्ञानात्मक व्यवहार कॉग्निटिव बिहेवियर कोच हैं। उन्हें शिक्षकों, विद्यालयों, नेतृत्व, अभिभावकों के लिए बाल सुरक्षा नीतियों, जोखिम नियंत्रण प्रणालियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निर्माण और क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव है। हार्वर्ड से बाल संरक्षण में प्रमाणित तथा कार्यश्री बिलीव एंड अचीव पुस्तक की लेखिका संदिग्धा जी का मानना है कि विश्वास ही बाल सुरक्षा की आधारशिला है। उनका उद्देश्य ऐसे सुरक्षित, समावेशी और सशक्त शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है, जहां बच्चे संरक्षित हों, सशक्त हों और उनकी आवाज सुनी जाए। आइए बिना देरी किए हम मिलते हैं संदिग्धा जी से, उनका स्वागत करें और उनसे अनुरोध करें कि वे पॉक्सो से संबंधित अपना ज्ञान हम सभी के साथ साझा करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है संदिग्धा जी। थैंक यू शिवाली, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरे मिशन को अपने मिशन से जुड़ाने के लिए। हम सबको सामूहिक तौर पे इस टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे, जहाँ पे हम सेफ स्पेस, चाइल्ड सेफ्टी पे बात कर सकते हैं, हम सबको सामूहिक तौर पे काम करना पड़ेगा। और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि जब हम सब जागरूक होंगे, हम
बच्चों को, हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को और देश की भविष्य को सुरक्षा दे पाएंगे। जी आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो इस चीज को अच्छी तरह से सुने और अच्छी तरह से अपने अंदर संभालें, ताकि हम सब इस मुहिम में जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच शिवाली जी। सो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगी, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, क्या है, इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। तो पहले समझते हैं पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है। पॉक्सो माने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। इसके तहत हमारे सिस्टम ने, हमारी जुडिशियरी सिस्टम ने एक एक्ट बनाया है जो 2012 में लागू हुई, और उसके तहत एक रूल बनाया है जो 2020 में लागू हुई। एक्ट हमें नियम बताते हैं और रूल हमें बताते हैं कि उन नियमों को पालन कैसे करना है। पॉक्सो 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे को सेक्सुअल ऑफेंसेस से सुरक्षा देता है। यहाँ एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, बच्चे जो 18 साल से कम हैं वो लड़के हो सकते हैं, लड़कियां हो सकती हैं और ट्रांसजेंडर के बच्चे भी हो सकते हैं। पॉक्सो कानून जेंडर न्यूट्रल है, सो हर बच्चा इसके तहत प्रोटेक्टेड है। अगर हम हिस्ट्री समझे, एक बहुत महत्वपूर्ण केस आया था 2001 में जो 2011 तक चला। ये केस कोलाबा डिस्ट्रिक्ट का था, मुंबई का कोलाबा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक शेल्टर होम में 5 बच्चे थे जिनका सेक्सुअल अब्यूज कुछ फॉरेन नेशनल्स ने करा था, और वो जो बच्चे थे वो लड़के थे। तो ये जो एक्ट उसके बाद इतना एक्टिव हुआ, वो उस अब्यूज को जब सबके सामने आया तो पहली बार हमारे समाज को, हमारे गवर्नमेंट को, हमारी जुडिशरी सिस्टम को ये एहसास हुआ कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों की सुरक्षा के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए। जी। इस एक्ट का प्राइमरी फोकस है सेक्सुअल असल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफिक ऑफेंसेस जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, और एग्रावेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध आमतौर पर नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल होते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है और बेल लेने का अधिकार के रूप में सीधा उपलब्ध नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोर्ट, हम जो जुडिशियरी सिस्टम है, कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन और जो भी एविडेंसेस है उसके आधार पे डिसाइड करता है कि बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसके बहुत सारे कंडीशंस है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि पॉक्सो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो पॉक्सो इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। जी। कानून बहुत स्ट्रिक्ट है, कानून बहुत स्पष्ट है, पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रिंजेंट है। इसीलिए पॉक्सो का अवेयरनेस हर किसी को होनी चाहिए ताकि वो अपना अधिकार जान पाए और खुद को सुरक्षित रख सके। राइट एग्जैक्टली। सो मैं इसमें आगे आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या छेड़छाड़ या बुलिंग या ईव टीजिंग भी इसी के अंतर्गत आती है? अगर मैं सीधे सीधे जवाब दूं तो नहीं, लेकिन अगर किसी व्यवहार में, किसी आचरण में सेक्सुअल इंटेंट या सेक्सुअल कॉनोटेशन हो तो पॉक्सो के एम्बिट में आ सकता है। अब सवाल ये उठेगा कि सेक्सुअल इंटेंट और सेक्सुअल कॉनोटेशन का मतलब क्या है। अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअल कमेंट्स करे, सेक्सुअल जेस्चर्स करे, इशारे करे, इनअप्रोप्रिएटली आपको टच करे जो आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, एक बच्चे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, और रिपीटेडली ऑनलाइन चैटिंग के दौरान या ऑनलाइन कांटेक्ट करे, ये गेमिंग, बच्चे आजकल बहुत ज्यादा गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन हो, ऐसी कोई बातचीत हो जहां पे सेक्सुअल कंटेंट दिखाया जा रहा है, इनडायरेक्टली सेक्सुअल इंटेंशन से कोई मैसेज किया जा रहा है, तो वहां पे वो सारी चीजें पॉक्सो के एम्बिट में आता है। सेक्सुअल कॉनोटेशन क्या है? जब कोई बात या हरकत आपको ऊपर से नॉर्मल मतलब लग रहा हो पर वो डबल मीनिंग बात हो सकती है, या फिर नॉर्मल बात करते हुए आंख, हाथ या बॉडी लैंग्वेज से यह संकेत दे रहा है जो सेक्सुअली अब्यूज या सेक्सुअली हरासमेंट की तरफ इशारे कर सकता है। ऐसे चीजें सेक्सुअल अब्यूज या पॉक्सो के अंदर आ सकता है, वो चाहे वो बुलिंग हो या ईव टीजिंग हो। सीधे सीधे जवाब में बोलूं, अगर इशारे
और आपके हरकतें सेक्सुअल इंटेंट और सेक्सुअल कॉनोटेशन है तो वो आ सकते हैं पॉक्सो में। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। एक चीज और बताएं, क्या इस एक्ट का, इस अधिनियम का दुरुपयोग संभव है, और यदि हाँ तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान भी है? ये बहुत ही एक कॉमन कंसर्न है कि हम एक्ट का मिसयूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम्म, एक चीज बताइए, हम बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज में आए दिन आते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं डोमेस्टिक वायलेंस का, हम्म, ऐसे में बहुत केसेस रिपोर्ट होते हैं जहां पे एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है पर लोग उसका मिसयूज करते हैं। तो हर लॉ का मिसयूज थियोरेटिकली पॉसिबल है पर प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि जब आपका एविडेंसेस, जब आपका स्टेटमेंट दिया जाएगा कोर्ट को, तो कोर्ट को पहले से ही समझ आ जाएगा कि ये फॉल्स कंप्लेन है या राइट कंप्लेंट है। और कोई भी केस शिवाली जी जब कोर्ट में आता है, कोर्ट रूम में आता है, जज साहब को पहले से ही पता होता है कि कौन सा केस कितना सही है। पॉक्सो एक ऐसा कानून है जहां पे फॉल्स कंप्लेंट बहुत मुश्किल है, और अगर किया गया है किसी भी केस में तो उसके लिए पनिशमेंट भी बहुत स्ट्रांग है। डिपेंड करता है कि ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, कंप्लेंट की ग्रेविटी क्या है, उसके हिसाब से 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे पनिशमेंट भी फॉल्स कंप्लेन में दी गई है। जी, अगर कोई जानबूझकर झूठी कंप्लेन करता है, एक तो आपको वो ह्यूमिलिएट कर रहा है, आपका पब्लिक इमेज खराब कर रहा है, आपको डिफेम कर रहा है, आपको मेंटल हरास कर रहा है, तो इस सब की हमारे न्याय संहिता में प्रावधान है और उसके लिए जुडिशियरी सिस्टम अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेती है। जी जी। आप शुरुआत की बातचीत में आपने कहा कि हमें इस एक्ट के अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरीके से हम व्यक्तिगत स्तर पर और समाज या समुदाय के स्तर पर हम क्या कर सकते हैं इस अधिनियम के बारे में जागरूकता फैलाने को लेकर? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है शिवाली जी। मेरे हिसाब से अवेयरनेस सिर्फ एक सेमिनार नहीं है, अवेयरनेस एक सिस्टम है। सिस्टम का मतलब क्या है? स्कूल्स में एज अप्रोप्रिएट सेफ्टी एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्लियर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए जो स्कूल के हर बच्चा, उसके पेरेंट्स और हर स्टाफ को उसका अवगत होना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ये बहुत इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, अगर श्रोता सुन रहे हैं तो वो लिख भी सकते हैं कहीं पे। 1098, 112, ये सारे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है जो आपके बच्चे के स्कूल में, ये जो भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए ताकि सब बच्चे इसका उपयोग कर पाए जरूरी समय में। जो भी स्टाफ हमारे स्कूल में रह रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। पॉक्सो रूल 2020 में रूल 5 एक क्लियर प्रोविजन है जहां पे स्कूल का हर स्टाफ जब अपॉइंट होता है उसकी पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी है। हर स्कूल में 0 टॉलरेंस चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस होनी चाहिए पेरेंट्स की, बच्चे की, स्टाफ की, सपोर्ट स्टाफ की। और एज ए पेरेंट आप अपने बच्चों को जागरूक कराइए, आप उसको कैसे हेल्पलाइन नंबर्स का वो यूज कर सकता है उसके लिए जागरूक कराइए। हर मोबाइल फोन में आप 112 इंडिया ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे एक चाइल्ड करके सेक्शन है, वहां पे आप जाके किसी भी कंप्लेन को आप बता सकते हो। अब कंप्लेन का जब आपको अप्रहेंशन भी हो, आपको डाउट हो रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, उस सिचुएशन में भी आपको कंप्लेन करनी चाहिए। तो जब हम ये जागरूकता हम हर किसी को देंगे तो डेफिनेटली हम एक एनवायरनमेंट बना पाएंगे, हम एक सेफ स्पेस बना पाएंगे जहाँ पे हर बच्चा सुरक्षित रहेगा। जी जी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानना चाहूंगी कि गंभीर यौन उत्पीड़न, या जिसे हम एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट भी कहते हैं, ये क्या होता है, और शिकायत दर्ज कराने के लिए क्या किन्हीं कानूनी धाराओं की जानकारी एक आम इंसान को भी होना जरूरी है? जरूर। पहले समझते हैं एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट क्या होता है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असल्ट तब होता है जब अपराध किसी अथॉरिटी वाले व्यक्ति ने किया हो। अथॉरिटी वाले मतलब जैसे पुलिस ऑफिसर, टीचर, आपका एजुकेटर, जो आपके केयर टेकर है, केयर गिवर है, आपके फैमिली में कोई है, और अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है जहां पे वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने
जो भी अथॉरिटी उसको संभाल रहे हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स या एजुकेटर, स्कूल अथॉरिटी, वो जब वहां पे केस आता है तो वो एक एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट है। यहाँ पे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बच्चा डिजेबल है, बच्चा अपनी सुरक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वो भी एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में आता है। एग्रावेटेड सेक्सुअल असल्ट में जो पनिशमेंट होती है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और किसी किसी केस में डेथ भी हो सकती है। कंप्लेंट फाइल करने के लिए 2 सेक्शन का जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। एक है सेक्शन 19 ऑफ पॉक्सो एक्ट, एक है सेक्शन 21 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सेक्शन 19 के तहत अगर आपको जानकारी है या फिर आपको डाउट है, आप श्योर नहीं हो, आपको सिर्फ डाउट है, तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या जो जुवेनाइल पुलिस यूनिट है वहां पे कंप्लेंट फाइल करनी है। अगर आप कंप्लेंट फाइल करने के लिए अक्षम हो रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये भी प्रावधान है कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन को कॉल कर लो। एनसीपीसीआर में, एनसीपीसीआर नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, वहां पे एक पॉक्सो ई बॉक्स करके यूनिट सेक्शन है, वहां पे भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करते हो। अगर कोई स्कूल या कोई स्कूल काउंसलर या कोई भी व्यक्ति को किसी बच्चे ने बोला है कि मेरे साथ सेक्सुअल असल्ट हो रहा है, आई नीड हेल्प, अगर हम अक्षम है कि अगर हम फेल होते हैं कि हम कंप्लेंट फाइल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट सेक्शन 21 के तहत पनिशमेंट दिया जा सकता है। और ये पनिशमेंट 6 साल से 1 साल से 3 साल तक वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। कितना ग्रेवियस है वो ऑफेंस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी। थोड़ा सा आपसे और जानना चाहूंगी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट हम ऑटिज्म या न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशन में होने वाले बच्चे, युवाओं और उनके अभिभावकों, उनके परिवार को सहयोग प्रदान करते हैं। अक्सर हमारे बच्चे कुछ बोल नहीं पाते हैं या अपनी बात को ठीक तरीके से समझा नहीं पाते हैं, या किसी भी ऐसी घटना में जहां उत्पीड़न हुआ है लेकिन बच्चा पहचान न पाए कि उत्पीड़न है, या किसी भय के कारण शिकायत ना कर सके, तो क्या उसके परिवारजन, मित्र या कोई उनका जो केयर गिवर है, क्या उनकी ओर से कोई शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, या केवल माता पिता या चिकित्सक ही ऐसा कर सकते हैं? सेक्शन 19 के तहत कोई भी जिसको अवेयरनेस है, जिसको वो नॉलेज है कि बच्चे के साथ कुछ सही नहीं हुआ है, कुछ चीजें हो रही है जो बच्चा संभाल नहीं पा रहा है और बच्चे के साथ कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई भी उसको रिपोर्ट कर सकता है। अब जो डिसेबल बच्चे हैं, पहले तो हम ये क्लियर हैं कि डिसेबल बच्चों के साथ जब सेक्सुअल असल्ट होता है वो अग्रेवेटेड सेक्सुअल असल्ट में आता है, और जहां पे पुलिस से लेके जुडिशियल सिस्टम तक हर कोई बहुत माइन्यूटली केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। और जब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो वहां पे स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर का होना अनिवार्य है, पेरेंट्स की मौजूदगी में होना अनिवार्य है, ताकि बच्चा सेफ फील करे। पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या है कि बच्चे को सुरक्षा देना है। जब भी आपको कोई भी ऐसी अप्रहेंशन हो या इन्फॉर्मेशन हो, आप पुलिस को इत्तला कर दीजिए कि ये हो रहा है या मुझे डाउट हो रहा है। पुलिस की जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेट करना, और प्रॉपर तरीके से वो करेगा, बच्चे की सेफ्टी को ध्यान रख के करेगा। आपको इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका काम है सिर्फ इत्तला करना। जी जी। एक चीज और समझना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि अभिभावक शिकायत दर्ज कर देते हैं, लेकिन परिवार पे बहुत सामाजिक दबाव डाला जाता है, या उन्हें किसी तरीके का डर या शर्मिंदगी दिखाई जाए। ऐसे में परिवार क्या कर सकता है? और साथ ही ये भी कि क्या इन सभी जो भी कंडीशंस हैं, इनमें क्या बच्चे की जानकारी गोपनीय रखी जाती है, या उसके लिए क्या एक्ट, क्या गाइडलाइन देता है हमें? इसमें एक तो चीजें मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने श्रोताओं के लिए। एक तो हम सबको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, पॉक्सो एक ऐसा यूनिक एक्ट है, पहला एक्ट है जहां पे हम जो नॉर्मल हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी,
पॉक्सो के केस में इसका उल्टा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें प्रिजम्पशन क्लॉज के तहत कानून इन्वेस्टिगेशन करता है। प्रिजम्पशन क्लॉज क्या है कि यहाँ पे जो भी जिसके अगेंस्ट ये कंप्लेंट फाइल है, कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, पहले से ही दोषी मान रहा है, जब तक वो अपने आप को गिल्ट फ्री प्रूव ना करे। तो यहाँ पे हम रिवर्स मैकेनिज्म पे जाते हैं कि आप गिल्टी हो, आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है। यहाँ पे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके आगे उसको प्रूव कराने की, बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पे एलिगेशन लगा है उसके ऊपर है, और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुलिस की है। ये बहुत क्लियर होनी चाहिए हम सबको, ताकि हम पे ना ये बर्डन कम हो जाए कि अगर कुछ गलती हो गई या गलती से हमने कुछ रिपोर्ट कर दिया तो उसका क्या रिपरकशन होगा। कुछ रिपरकशन नहीं होगा, आपको सिर्फ इत्तला करनी है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है। सेकंड सवाल है, अगर परिवार के बच्चे पर ये दबाव है कि वो कंप्लेंट वापस ले ले, तो वो क्या पब्लिक शेमिंग की वजह से या किसी भी डर की वजह से वो कंप्लेंट वापस कर सकता है। तो पॉक्सो के तहत ये मैं क्लियर कर दूं, ये एक सीरियस क्रिमिनल मैटर है। इस केस में कंप्लेंट सिंपल प्राइवेट डिस्प्यूट नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दी वापस ले लिया, नहीं। एक बार जब आपने कंप्लेंट फाइल करी है, इसकी पूरी जांच होगी, एविडेंसेस कलेक्ट होंगे कोर्ट में। हर जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, आपकी स्टेट चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड हो, इन सब से जानकारी ली जाएगी, आपकी सोसाइटी से जानकारी ली जाएगी, स्कूल से जानकारी ली जाएगी, फिर इस केस पे डिसीजन होगा। ऐसे ही आप केस को विड्रॉ नहीं कर सकते। और आपको एज ए माता पिता भी बच्चे पे प्रेशराइज नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा अगर अपने लिए नहीं बोल पाएगा तो वो जो अब्यूज हो रहा है वो कभी बंद नहीं होगा, वो आगे भी चलेगा और उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आपको एज पेरेंट्स, एज एजुकेटर बच्चे का साथ देना है, जुडिशियल सिस्टम का साथ देना है, ताकि जो अब्यूजर हो उसको पनिशमेंट मिल सके, वो आगे किसी और बच्चे के साथ ऐसी गंदी हरकतें दोहराए ना। इसीलिए हम सबको उस बच्चे का साथ देना पड़ेगा और उस बच्चे को सेफ्टी देनी पड़ेगी। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज जाते जाते एक चीज और आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी। आपने हेल्पलाइन नंबर 1098 112 और 112 ऐप की बात की। क्या ऐसी कुछ ऑनलाइन परामर्श सेवाएं, काउंसलिंग सर्विसेज भी उपलब्ध हैं? अगर आप उनके कुछ नाम बता सकें, और ये भी कि क्या ये कानूनी सुविधाएं हमारे माता पिता या अभिभावकों को निःशुल्क मिल सकती हैं, तो उसकी क्या परिस्थितियां हैं? ठीक है, जरूर। मैं इससे पहले मैं एक चीज, जो लास्ट क्वेश्चन आपने मुझे लास्ट में पूछा था, वो मैं उसका आंसर दे देती हूँ कि उनकी प्राइवेसी, उनकी जो पहचान, वो गोपनीय रहती है कि नहीं? जरूर गोपनीय रहती है। किसी भी सोशल मीडिया में आप कोई भी ऐसे भी रिपोर्ट आप देखेंगी, बच्चे का डायरेक्ट नेम नहीं आता, उसको एक नया नाम दिया जाता है, उस केस को एक नया नाम दिया जाता है। जैसे हम निर्भया ले लें, या कोई और कोई जहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व है या कोई लड़की इन्वॉल्व है, किसी भी केस में उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। और ये एक, अगर कहीं पे डिस्क्लोज हुआ है, वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब जो आपने जो हमें चाइल्ड हेल्पलाइन, क्या क्या चाइल्ड हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है हमें, तो बहुत सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, हेल्पलाइन है। जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, ये 24x7 24 घंटे दिन, हफ्ते के 7 दिन ये एक्टिव है। आप यहाँ पे कॉल करके अपने कंप्लेंट को कर सकते हो। वैसे ही काउंसलिंग के लिए एक वेबसाइट है, संवेदना टेली काउंसलिंग, उसका नंबर भी मैं बता देती हूँ, 1800-121-2830। ये एनसीपीसीआर का एक इनिशिएटिव है। एनसीपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। आप अगर कहीं पे भी गूगल में या कहीं पे भी एनसीपीसीआर करोगे, टाइप करोगे, तो वो आपको वो वेबसाइट पे ले जाएगी। वहां पे संवेदना है टेली काउंसलिंग ऑप्शन, वो भी आप चूज कर सकते हो। पॉक्सो ई बॉक्स है, जहां पे आप अपने ऑनलाइन कंप्लेन फाइल कर सकते हो। वैसे ही और एक ऐप है ई बाल इंडिया, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ये इसका है eba.indian.nic.in, यहाँ पे भी आप कर सकते हो काउंसलिंग।
वैसे ही और एक है टेलीमानस, टेलीमानस पे भी आप कर सकते हो। और हर स्टेट का एक ना शिवाली हेल्पलाइन नंबर होती है। जैसे स्टेट उसका क्या SCPCR बोलते हैं हम उसे, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हेल्पलाइन। जैसे हमारे दिल्ली का अगर मैं बात करूं, दिल्ली में है ये DCPCR, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उनका फोन नंबर होता है। और सुबह के 9:30, जैसे दिल्ली में 9:30 से लेके 11 बजे तक, रात के 11 बजे तक ये एक्टिव रहता है। और यहाँ पे भी आप हेल्पलाइन को कॉल करके काउंसलिंग सपोर्ट मांग सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदिग्धा जी। इतने कम समय में आपने हमें इस एक्ट को पूरी तरह से समझने में मदद की। बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर्स और आपने डिटेल्स दी हमारे सभी श्रोताओं के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाली, मेरा बस यही कहना है, पॉक्सो सिर्फ पनिशमेंट का लॉ नहीं है जी, ये एक प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क है, एक चाइल्ड डिग्निटी का फ्रेमवर्क है, अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रिवेंशन का फ्रेमवर्क है। बस हमें समझनी पड़ेगी कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम अवेयरनेस को सिस्टम बना दें, रिपोर्टिंग के स्टिग्मा को फ्री बना दें, सबको ये बता दें कि आप जब रिपोर्ट करते हो तो पुलिस सिस्टम आपके सपोर्ट में है, और बच्चों को बोलने के साहस दे दें कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है बच्चा तो आप नो बोलो, तब पॉक्सो का असली ऑब्जेक्टिव मेरे ख्याल से पूरा हो पाएगा। सभी श्रोताओं को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज याद रखिए, चाइल्ड सेफ्टी ऑप्शनल नहीं है, चाइल्ड प्रोटेक्शन नेगोशिएशन का सब्जेक्ट नहीं है, और साइलेंस डेफिनेटली सॉल्यूशन नहीं है। आप सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। देखना हमारा पूरा जहान बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस बन जाएगा, पूरा घर बन जाएगा। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर विचार, और इतना डिटेल में आपने इतना विस्तार से हमें सब समझाया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार। इतना समय आपने हमारे लिए निकाला, हमारे श्रोताओं के साथ अपना ज्ञान और अनुभव साझा किया। हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में आपका यह योगदान हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे बहुत हमें इससे मदद मिलेगी। साथ ही हम ऋतु दीपक जी का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने इस वार्ता को सुंदर रूप से तैयार करने में हमारी बहुत मदद की। रेडियो उड़ान के संस्थापक श्री दानिश महाजन जी और उनकी पूरी टीम का भी धन्यवाद, जिन्होंने रेडियो के माध्यम से विभिन्न भाषाओं, तकरीबन 20 भाषाओं में इस श्रृंखला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम अपने सभी श्रोताओं से निवेदन करना चाहेंगे कि आज की इस चर्चा पर थोड़ा ठहर कर विचार करें। यह स्वीकार करना कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, यह समझना कि विभिन्नता समाज का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और हम सभी अपनी भाषा, व्यवहार, कार्यों में सम्मान और समावेशिता को अपनाएं। ये सब हमारी नैतिक जिम्मेदारी का हिस्सा होना चाहिए। हम सभी के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये पूरा समाज एक परिवार, जैसा कि संदिग्धा जी ने कहा, एक परिवार ही की तरह सुरक्षित होना चाहिए, जहां हम सभी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस भी करें। समावेशी संस्थानों या स्थानों का समर्थन करना, ऐसे समुदायों के निर्माण में योगदान देना जो सभी के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वीकार्य हों, यह एक संवेदनशील और जागरूक समाज की पहचान है। हम आप सभी से एक और विनम्र आग्रह करते हैं कि आप हमारे साथ समावेशी होने की यह प्रतिज्ञा लें। मैं अद्वितीय को स्वीकार कर समावेशी होने का प्रण लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, और अधिक जानकारी देने के लिए, ऐसे ही संवादों से जुड़े रहने के लिए रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।